मेवाड़, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ना ही सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कहानी। ये तो आग और फौलाद से लिखी एक महागाथा है। एक कहानी है उस अदम्य साहस की जिसने हजारों साल तक अपनी मिट्टी की आन के लिए हर चुनौती का डटकर सामना किया। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था मेवाड़ में? क्या था वो रहस्य जिसने इसे हजारों सालों तक बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्यों के सामने भी एक चट्टान की तरह खड़ा रखा? जवाब एक शब्द में है: प्रतिरोध। एक ऐसी विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई और हर बार और ज्यादा मजबूत होती गई। तो चलिए आज मेवाड़ के इसी स्वाभिमान और गौरवशाली इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक महान नायक से होती है ना? मेवाड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी नींव भी एक ऐसे ही दूरदर्शी महानायक ने रखी थी। और उस नायक का नाम है बप्पा रावल, वो महान संस्थापक जिन्होंने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की, कह सकते हैं, पहली ईंट रखी थी। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इतिहासकार जो हैं वो बप्पा रावल को यूरोप के चार्ल्स मार्टेल के बराबर रखते हैं। मतलब जिस तरह चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप को बाहरी आक्रमणों से बचाया था, ठीक वही भूमिका बप्पा रावल ने उस दौर में भारत की सरहदों के लिए निभाई थी। उन्होंने न सिर्फ हमलों को रोका, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को एक नई दिशा दी। उनकी उपलब्धियां ही तो मेवाड़ के साम्राज्य की नींव बनी। सोचिए, उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ का वो मशहूर अभेद्य किला जीता, बल्कि नागदा को अपनी पहली राजधानी भी बनाया। और तो और एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाकर मेवाड़ को एक आध्यात्मिक पहचान दी। इसी वजह से उन्हें चकवई की उपाधि मिली, मतलब चारों दिशाओं का विजेता। लेकिन जैसा कि होता है, मेवाड़ का रास्ता फूलों का नहीं था, ये कांटों से भरा था। और बहुत जल्द राज्य को अपने अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। एक ऐसा संकट जो उसके इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1303। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजरें, या कहें गिद्र दृष्टि, चित्तौड़ पर आ टिकी थीं। उस वक्त शासक थे रतन सिंह, जिनके सामने एक बहुत बहुत बड़ी सेना खड़ी थी। और यहीं से मेवाड़ के इतिहास का सबसे दर्दनाक और शायद सबसे गौरवशाली अध्याय लिखा जाना था। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, साका क्या होता है। देखिए, जब हार निश्चित नजर आती थी, तब राजपूत आत्मसमर्पण नहीं करते थे। वो एक अंतिम पवित्र अनुष्ठान करते थे, जिसे साका कहते हैं। ये स्वाभिमान की आखिरी घोषणा थी। इसमें दो चीजें होती थीं। पहला जौहर, जहां रानी के नेतृत्व में सभी महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थीं। और दूसरा केसरिया, जहां राजा और सारे पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी अंतिम सांस तक लड़ते थे। और 1303 में वही हुआ जिसका डर था। चित्तौड़ का पतन हो गया। उस दिन मेवाड़ ने सिर्फ एक किला नहीं खोया था, उसने अपना दिल, अपनी आत्मा खो दी थी। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया, सब कुछ। लेकिन मेवाड़ की कहानी राख में मिल जाने की है ही नहीं, ये तो राख से दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है। और इस बार वो रक्षक बनकर उभरे हम्मीर सिसोदिया, जिन्हें मेवाड़ का उद्धारकर्ता भी कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को वापस हासिल किया, बल्कि मेवाड़ के खोए हुए सम्मान और उसकी आज़ादी को भी फिर से स्थापित किया। तो हम्मीर ने मेवाड़ को एक नई जिंदगी तो दे दी, लेकिन उनके बाद एक ऐसा शासक आया जिसने मेवाड़ को भव्यता के उस शिखर पर पहुंचा दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है मेवाड़ का स्वर्ण युग। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये मेवाड़ के कुल 84 किलों में से उन 32 किलों की संख्या है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक शासक ने या तो बनवाया या फिर से उनकी मरम्मत करवाई। और वो शासक थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को सिर्फ एक योद्धा कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो अपने आप में एक पूरा युग थे। एक महान निर्माता, कला के पारखी, एक बेहतरीन संगीतकार और एक विद्वान लेखक, सब कुछ। सारंगपुर की लड़ाई में उनकी जीत हो या फिर कुंभलगढ़ जैसे अजय किले का निर्माण, उनकी प्रतिभा की छाप आपको हर जगह दिखेगी। उनका योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें राजस्थान की वास्तुकला का जनक कहा जाने लगा। उन्होंने मेवाड़ को सिर्फ किलों से मजबूत नहीं किया, बल्कि उसे कला और संस्कृति से भी इतना समृद्ध बना दिया कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन थी।
और उनकी इसी विरासत का सबसे शानदार प्रतीक वो है चित्तौड़ में खड़ा विजय स्तंभ। आज भी ये मीनार महमूद खिलजी पर उनकी जबरदस्त जीत की कहानी सुनाती है। लेकिन मेवाड़ का संघर्ष अभी खत्म कहाँ हुआ था। कुंभा के दौर के बाद भारत के दरवाजे पर एक नई और पहले से कई ज्यादा ताकतवर चुनौती दस्तक दे रही थी। और ये चुनौती थी विशाल मुगल साम्राज्य की, एक ऐसी शक्ति जो उस वक्त भारत में अजेय मानी जा रही थी। और फिर आया साल 1527 और मैदान था खानवा का। यहाँ भारत के भविष्य का फैसला होना था। एक तरफ थे महाराणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव थे और उनके नेतृत्व में पूरा राजपूत संघ एकजुट था। तो दूसरी तरफ था मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, और उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी आधुनिक सैन्य रणनीति और तोपखाना। इस लड़ाई में राजपूतों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाबर की नई रणनीति और तोपखाने के आगे वो टिक नहीं पाए। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये मेवाड़ और पूरे राजपूत संघ के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो आखिर में मेवाड़ की विरासत है क्या? क्या ये सिर्फ किले और लड़ाइयाँ हैं? नहीं, ये उस आग की कहानी है जो कभी बुझी ही नहीं। ये सम्मान और बलिदान की एक संस्कृति है, और सबसे बढ़कर ये हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत से फिर से उठ खड़े होने की एक अमर गाथा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सच्ची विरासत आखिर किस चीज से बनती है? क्या अभेद्य किलों से, या कभी ना हारने वाली अजेय भावना से, या फिर उस कला से जो वक्त को भी मात दे दे? शायद इसका जवाब इन तीनों के संतुलन में ही छिपा है। और यही मेवाड़ की सबसे बड़ी सीख है।